12th AG है, 12th AG, उसका अध्याय नंबर 9 फलोद्यान प्रबंधन। तो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट पढ़ना है कि जो उद्यान लगाते हैं फल वृक्षों का वो कैसे लगाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो ये निम्न महत्वपूर्ण बिंदु है उनका ध्यान रखना होता है कि हमें उद्यान बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इसमें सबसे पहले है स्थान का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ साइट, कि हमें कौन सी साइट पर इसको बनाना है, किस स्थान पर इसको बनाना है। तो स्थान का चुनाव करने के लिए हमें इन निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना होगा कि उद्यान इसी स्थान पर बनाना है। तो सबसे पहले है जलवायु। तो उद्यान बनाते समय सबसे पहले उस स्थान की जलवायु का हमें पता होना चाहिए कि इस स्थान पर किस प्रकार की जलवायु है और इस जलवायु में किस प्रकार के फल वृक्ष है जो लगेंगे। तो स्थान की जलवायु जैसे गर्म है या शुष्क है या आर्द्र है, किस प्रकार की जलवायु है, तो इस जलवायु के अनुसार ही हमें उद्यान जो लगाना है और उस उद्यान में इन फल वृक्षों का चुनाव करना है। जैसे राजस्थान के लिए जो शुष्क जलवायु है तो हम मुख्यतः बेर आदि फल वृक्षों का चुनाव करेंगे और इसका ही उद्यान लगाएंगे। फिर दूसरा बिंदु है कि भूमि की जो भूमि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए। तो मुख्यतः सभी वृक्षों के लिए जो भूमि है वो मृदा है, दोमट मृदा उपयुक्त होती है। जो ब्लू दोमट मृदा होती है, लोम कहते हैं जिसे, ये ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो दोमट मृदा और जहाँ पर फल वृक्ष लगाना है वो ज़मीन लगभग 1 मीटर गहरी होनी चाहिए, 1 मीटर गहरी, 1 मीटर गहराई तक होनी चाहिए जहाँ पर भी हमें फल वृक्ष लगाना है। फिर इसके बाद स्थिति देखेंगे धरातल की, जो ज़मीन है वो किस प्रकार की, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, समतल होनी चाहिए मुख्यतः, या ऐसे स्थान पर नहीं होनी चाहिए जहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई ईंट भट्टा आदि पास में हो, ताकि जिससे निकलने वाला धुआं फल वृक्षों को नुकसान पहुँचा सके। तो धरातल की स्थिति लगभग शहर से दूर होनी चाहिए, वैसे शहर से और ईंट भट्टों आदि से दूर होनी चाहिए। धरातल के बाद स्थान के चुनाव में सिंचाई और जल निकास का हमें ध्यान रखना होता है कि जो हम फल वृक्ष लगाएंगे उनमें सिंचाई की क्या सुविधा है, किस प्रकार से हम सिंचाई कर पाएंगे। सिंचाई की सुविधा हमें करनी चाहिए और जल निकास, अगर अधिक पानी हो गया तो पानी उसको वापस कैसे बाहर निकालेंगे, अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। तो ये है स्थान का चुनाव। यह सारी करने के बाद हमें फिर योजना बनानी पड़ती है कि हमें जो ये उद्यान की जगह हमने चूज कर ली उसके बाद क्या क्या करना है उस जगह पर। तो सबसे पहले है सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना, फेंसिंग। जो बाड़ लगाएंगे वो सबसे पहले हमें काम करना होगा बाड़ लगाने का। तो बाड़ लगाने के लिए कंटीली झाड़ियाँ है, तार है, जैसे तार है, झाड़ियाँ है, इस प्रकार से हम इनको इसका रोपण करके जो उद्यान है उसके चारों ओर हम बाड़ लगा सकते हैं। फिर वायुरोधी वृक्ष, जो तेज हवाएं चलती है, गर्म या ठंडी जो तेज हवाएं चलती है, उनको मुख्य वृक्षों को उखड़ने से बचाने के लिए वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े वृक्ष नीम है, शीशम है, जो नीम वगैरह है, नीम है, शीशम है, इस प्रकार के वृक्ष है जो लगाए जाते हैं वायुरोधी वृक्ष। फिर सड़क और रास्ता, जहाँ पर उद्यान बनाए जाते हैं वहाँ पर सड़क अच्छी प्रकार की और रास्ते सही होने चाहिए ताकि परिवहन और आवागमन में सही हो। परिवहन जो भी फल बनेंगे उनका परिवहन आसानी से हो सके, इसके लिए हमें सड़क और रास्ते अच्छी प्रकार से तैयार करने होते हैं। इन सब के बाद अब मुख्य देखेंगे कि फल वृक्ष लगाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, किन किन विधियों से हम फल वृक्ष लगा सकते हैं। तो सबसे पहली विधि है वर्गाकार विधि, कि 4 चौकोर आकार में हमको फल वृक्ष लगाने हैं वर्गाकार विधि में। तो इसमें सबसे पहले जो लेआउट बनाकर प्रत्येक R×P, जो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, जो पौधे से पौधे की और जो रो टू रो और प्लांट से प्लांट की दूरी है वो वर्गाकार विधि में हमको समान रखनी होगी ताकि फल वृक्ष से वो उनके बीच की कर्षण क्रियाएं आसानी से की जा सके। यहाँ पर ये और ये लगभग समान होती है, R×P है वो बराबर होती है, दोनों की एक समान होती है। फिर उसके बाद है आयताकार विधि। आयताकार विधि में वर्गाकार के समान ही है,
आयताकार विधि वर्गाकार के समान ही होती है। इसमें सिर्फ जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो तो एक समान रखते हैं, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी कम कर दी जाती है। R इंटू पी, तो R इंटू पी होता है, जो R तो समान होती है, ये और ये R समान ही रखेंगे, वर्गाकार की और आयताकार की R समान होती है, लेकिन P थोड़ी सी कम कर दी जाती है, P कम कर दी जाती है ताकि वृक्षों की संख्या अधिक हो सके। उसके बाद तीसरी विधि है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार विधि वर्गाकार की विधि की समान ही रखते हैं, लेकिन जो दूसरी पंक्ति का पौधा है वो इन दो पौधों के मध्य दूरी पर लगाया जाता है, सही बीच में आना चाहिए। तो ये प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति एक वृक्ष छोड़कर शुरू करती है, तो तीसरी पंक्ति वही फिर से वहीं से शुरू करते हैं। तो ये 4 वृक्ष मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुजाकार विधि है, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यह तीसरी विधि है त्रिभुजाकार विधि। इसके बाद चौथी विधि है जो पंचभुजाकार विधि है। पंचभुजाकार में जो ये वर्गाकार के समान ही होते हैं, मुख्यतः तो वर्गाकार के समान ही चारों भुजाएं बराबर होती है, इसकी R इंटू पी बराबर होती है, लेकिन एक 5वां वृक्ष है जो बीच में लगाया जाता है, अतिरिक्त वृक्ष होता है जो 5वां, वो बीच में लगाया जाता है। ये पूरक वृक्ष होता है, मतलब कि इसको कुछ समय बाद में वापस हटा लिया जाता है, उत्पादन के बाद में, कम अवधि का होता है। इस पंचभुजाकार विधि को पूरक विधि भी कहते हैं, पंचभुजाकार को पूरक विधि कहते हैं। तो अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन लेने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। मुख्यतः जहाँ पर भूमियाँ अधिक महंगी होती है शहरों के आसपास की, वहाँ पर ये पंचभुजाकार अपनाई जाती है। तो पूरक पौधे मुख्यतः जैसे पपीता है, केला है, फालसा है, जो कम समय में लग जाते हैं। मुख्य वृक्ष तैयार होता है तब तक ये पूरक पौधे लगाए जाते हैं। फिर है षटभुजाकार। षटभुजाकार विधि में 6 फल वृक्ष मिलकर एक षटकोण का निर्माण करते हैं। 6 फल वृक्ष मिलकर, वो 7वां पौधा है जो मध्य लगता है, लेकिन ये पूरक पौधा नहीं होता है। ये जो मुख्य वृक्ष ये है, वही वृक्ष ये लगाया जाता है। इसमें पूरक पौधा लगाया जाता है जो कुछ समय बाद हटा लिया जाता है, लेकिन इसमें पूरक पौधा नहीं लगाया जाता है। जो मुख्य वृक्ष है उसी वृक्ष के समान ये वृक्ष वापस यहाँ पर लगाया जाता है षटभुजाकार विधि में। अधिक पौधे प्राप्त होते हैं 15%, जो वर्गाकार विधि है उससे 15% अधिक वृक्ष होते हैं, लेकिन कृषि क्रियाएं ज़्यादा करनी पड़ती है, सघन हो जाता है, जो उद्यान है वो अधिक सघन हो जाता है, इसलिए कृषि क्रियाएं आसानी से नहीं हो पाती, कठिनाई आती है। फिर है समोच्च विधि। समोच्च है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ी क्षेत्र है, समतल जमीन नहीं है, ढलान के विपरीत इसमें पौधे लगाए जाते हैं। पौधों में मध्य पंक्ति बनाकर कंटूर के साथ पौधे लगाए जाते हैं। जैसे ढलान है, बड़ी ढाल जो पहाड़ी है उस पर इस प्रकार से कंटूर बनाकर पहाड़ क्षेत्रों में ये समोच्च विधि द्वारा फल वृक्ष लगाए जाते हैं। फल वृक्षों का चुनाव के बाद में अब आते हैं कि गड्ढे कैसे तैयार करें। जो मुख्यतः फल वृक्ष लगाने हैं उनमें गड्ढे किस प्रकार से हमें तैयार करने हैं। तो गड्ढे तैयार करने के पहले हम ज़मीन पर निशान बना लेते हैं कि कहाँ पर हमें वृक्ष लगाने हैं। फिर मुख्यतः गड्ढों का निर्माण वर्षा ऋतु से पहले जून में कर लिया जाता है। जो गड्ढे हैं मुख्यतः जून में तैयार किए जाते हैं, ताकि जो भी कोई भी हानिकारक कीट वगैरह है या जो गर्मी कारण से नष्ट हो जाते हैं, जून में बनाए जाते हैं। फिर गड्ढों में फल वृक्ष लगाने से पहले इनमें कुछ जो गोबर की खाद वगैरह है वो सब मिला ली जाती है, और फल वृक्षों के आकार के अनुसार गड्ढों का निर्माण किया जाता है। जैसे छोटे फल वृक्ष होते हैं, जैसे पपीता है, फालसा है, केला है, जो केला वगैरह है छोटे वृक्ष है, तो उनके लिए गड्ढे का आकार जो 50 × 50 × 50 लंबाई, चौड़ाई और गहराई 50-50 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर जो मध्यम फल वृक्ष है, जैसे नींबू वगैरह, तो मध्यम आकार का फल वृक्ष है, उसके लिए 75 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाया जाता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई 75 सेंटीमीटर आकार की होती है। फिर बड़े फल वृक्ष है, जैसे आम है, कटहल है, बड़े जैसे आम है,
तो आम के लिए बड़े गड्ढे की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए 1 × 1 × 1 मीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, 1 मीटर आकार का गड्ढा इस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसके बाद है कि पौधे इसमें कैसे लगाएं। अब है पौधे लगाना। तो फल वृक्षों के चुनाव के बाद पौधे लगाना, गड्ढे के निर्माण के बाद है पौधे लगाना। तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी निर्धारित करनी पड़ती है कि दो फल वृक्षों के बीच की हमें दूरी क्या रखनी है। तो बड़े वृक्ष है जैसे आम है, तो इनके बीच की दूरी हमें 10 × 10 मीटर की रखनी पड़ेगी। तो आम बड़ा वृक्ष है, इसके लिए 10 × 10 मीटर की दूरी आवश्यक है। आम की एक छोटी सी किस्म है आम्रपाली। आम्रपाली एक बोनी किस्म है जिसके लिए 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी ही पर्याप्त रहती है। उसके बाद है जैसे आंवला है, लीची है, चीकू है, इनके लिए 9 × 9 मीटर बीच की दूरी पर्याप्त होती है। दो फल वृक्षों के बीच की दूरी 9 मीटर में रखनी पड़ती है। फिर अमरूद बेर है, इनके लिए 8 × 8 मीटर दूरी आवश्यक होती है। खजूर के लिए 6 × 6 मीटर की दूरी आवश्यक होती है। पपीता है, केला है, अंगूर है, फालसा है, इनके लिए हमें 3-3 मीटर की दूरी आवश्यक होती है। इन दूरियों के आधार पर ही हमें फल वृक्ष लगाने पड़ते हैं। पपीते की एक अलग से किस्म है पूसा नन्हा, छोटा सा पपीते की किस्म होती है। इसके लिए हमें 1.2 × 1.25 मीटर आकार बीच की दूरी हमें रखनी होती है। 1.25 मीटर दूरी रखनी पड़ती है। फिर विपरीत मौसम से बचाव कैसे करना है इन फल वृक्षों का। तो विपरीत मौसम में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो पाले से होता है। तो पाले से बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो पाले से बचाव के लिए सबसे पहले जो गंधक का अम्ल है H2SO4, गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, उसका 0.1% सांद्रता, 0.1%, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के आसपास या 1 मिलीलीटर लगभग डालनी पड़ती है और उसका छिड़काव किया जाता है। फिर धुआं करना, जिससे आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है धुएं से, फिर भी पाले से बचाव किया जा सकता है। एक और है सिंचाई करना, सिंचाई करके भी हम पाले से बचाव कर सकते हैं। अगर सिंचाई करेंगे तो भूमि का तापमान कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, जिससे पाले से बचाव किया जा सकता है। फिर है कि ये सब करने के बाद भी कुछ फल वृक्ष होते हैं जो फल नहीं देते हैं, जो फल मतलब कम फल लगते हैं या गुणवत्तापूर्ण फल नहीं लगते हैं। तो इसका मुख्य क्या कारण है। तो इसके मुख्य जो ये पूरी प्रक्रिया अफलन कहलाती है कि वृक्ष सही है फिर भी फल नहीं बन पा रहे हैं। तो ये अफलन के कारण होते हैं। तो अफलन के कारण एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। तो अफलन के 2 प्रमुख कारक है, जिसमें पहला है बाह्य कारक। तो बाह्य कारक मतलब बाह्य वातावरण के कारण जो भी समस्या आती है फलों में, जो फल वृक्षों में फल लगने में, वो सारे के सारे बाह्य कारक कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि पोषक तत्व। अगर हम पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पौधों को नहीं देंगे, इस प्रकार के कोई भी जो भी पोषक तत्व है, 17 आवश्यक पोषक तत्व है, उनमें से कोई भी अगर पोषक तत्व की कमी आएगी, किसी प्रकार के पोषक तत्व की, तो फल वृक्षों में फल नहीं बनेंगे। जैसे सल्फर है, बोरोन है या फास्फोरस है, इनकी कमी से फूल नहीं आते हैं। जो फल वृक्ष है उनमें फूल नहीं आते, फूल नहीं आएंगे तो फिर फलों का निर्माण नहीं होगा। या फिर अधिक नाइट्रोजन दे दी, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में हो गई तो सिर्फ वानस्पतिक वृद्धि होगी, पत्तियां वगैरह ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन फूल नहीं बनेंगे। उसके बाद है मौसम, कि जब फलों का निर्माण हो रहा है तो तब मौसम की स्थिति कैसी है। जैसे फूल पुष्प आ रहे हैं या फूल बन रहे हैं तो या फल बन रहे हैं, उसके समय मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है। जैसे तेज हवाएं चलती है, अगर तेज हवाएं तो सारे के सारे जो पुष्प है वो गिर जाएंगे, फिर फलों का निर्माण नहीं होगा। या फिर आंधी तूफान, पाला, लू, जो भी है, पाला है या लू है, तो इनमें से कोई भी एक भी अगर विपरीत स्थिति का मौसम है तो फल वृक्षों में फलों का निर्माण नहीं होगा। तीसरा बाह्य कारक है कि रोग या कीट। अगर फल वृक्ष में किसी प्रकार का रोग या कीट लग जाता है तो फिर फलों का निर्माण
आसानी से नहीं हो पाता है, अफलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे आम का फुदका रोग है, या बेर में कोई छाचे वगैरह है, पपीते का मोजेक रोग है, जैसे कई प्रकार के रोग है जिसमें रोग और कीट लगने के कारण से फल वृक्षों में फल का निर्माण नहीं होता है। फिर पांचवा जो चौथा बाह्य कारक है सिंचाई। अगर समय पर सिंचाई नहीं की जाए या पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं होती है तो फल वृक्ष निर्माण क्रियाएं पूरी नहीं हो पाती है, फलों का निर्माण नहीं होता है। जैसे फल वृक्षों में फल बनते समय पानी की कमी होती है तो ये फलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए समय पर सिंचाई करनी चाहिए। कटाई छंटाई, कुछ फल वृक्ष होते हैं कि जिनमें जो नई शाखाएं होती हैं उन्हीं पर फलों का निर्माण होता है। जैसे बेर में कटाई छंटाई बहुत आवश्यक होती है। अगर बेर में कटाई छंटाई नहीं है तो फलों का निर्माण बहुत ही कठिन होता है, बेर का निर्माण नहीं होता है, इसलिए उन पर कटाई छंटाई बहुत आवश्यक है। काट छांट करेंगे तो नई शाखाएं आएंगी, उन्हीं पर नए फूलों का निर्माण होकर वो फल बनाएंगे। फिर है अनुपयुक्त भूमि। अगर हमने फलों का जो उद्यान इतने समय तक बनाया था, अगर वो अनुपयुक्त भूमि में है, उपयुक्त भूमि नहीं है, या उसके जो मतलब गहराई सही पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या पोषक पदार्थ कम है, कार्बनिक पदार्थ कम है, भूमि कठोर है, तो ये सारी कारकों के कारण, ये अनुपयुक्त भूमि के कारण भी फल वृक्षों में फलों का निर्माण नहीं हो पाता है। फिर है बाह्य कारकों के बाद आंतरिक कारक, कि जो फूलों का निर्माण होता है, इन फूलों के निर्माण के समय कोई भी ऐसा कारक जिसके कारण फूल वो आगे फल नहीं बन पाता है तो अफलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे पहले है अनिश्चितता, कि अगर जो फल वृक्षों में फूल बनते हैं उनके जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, लेकिन परागकण में अंकुरण की क्षमता नहीं हो पाती है, तो जो पुष्प है उनमें फूल नहीं बनेंगे। जो परागकण बनते हैं अगर उनमें निषेचन की क्षमता नहीं है परागकण में, तो ये निश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है, परागकण है वो सही नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण। फिर है संकरण। अगर नई वैरायटी का निर्माण किया जा रहा है तो संकरण के समय अगर गुणसूत्रों में असमान विभाजन है, गुणसूत्रों में विभाजन हो गया है असमान, तो फिर भी यहाँ पर भी फल है वो नहीं बनेंगे। फिर है स्वअबंध्यता, कि जो फल वृक्ष है उनमें पुष्पों में जननांग पूर्ण रूप से उपस्थित है, लेकिन फिर भी उनमें निषेचन की क्षमता नहीं है। अगर निषेचन की क्षमता नहीं है तो भी आगे फलों का निर्माण नहीं हो पाएगा। निषेचन बाध्य है, फिर भी फलों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के दो बाह्य और आंतरिक कारक है